आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं यानी कि 4 मार्च 2022 को, तब यूक्रेन रूस विवाद अब 9वें दिन में पहुंच गया है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव समेत तमाम अन्य शहरों पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। पर हम इस रिपोर्ट में यूक्रेन रूस के बीच छिड़े युद्ध पर बात नहीं करेंगे, बल्कि यूक्रेन में फंसे भारत के 20,000 स्टूडेंट्स की उस मजबूरी को समझने की कोशिश करेंगे जिसने उन्हें देश से बाहर स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त करने पर मजबूर किया, और आपको बताएंगे कि आखिर क्यों भारतीय छात्र देश छोड़कर मेडिकल एजुकेशन प्राप्त करने के लिए दुनिया भर के तमाम छोटे बड़े देशों में जाने को मजबूर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विटनेस टाइम्स और मैं हूं आपके साथ केपी सिंह। भारत सरकार अब यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चला रही है, और इस ऑपरेशन को अधिक रफ्तार देने के लिए मोदी सरकार ने यूक्रेन की सीमा से लगे देशों में अपने 4 मंत्री भी भेज दिए हैं। पर क्या ये काफ़ी है? वास्तव में यूक्रेन में फंसे हमारे स्टूडेंट्स पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे समझने के लिए हम एक नज़र डालेंगे यूक्रेन से वापस अपने वतन लौटने वालों की आप बीती जुबानी पर। उत्तर प्रदेश के झांसी की रहने वाली बिंदु यूक्रेन के टेर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। बिंदु ने बीबीसी से फ़ोन पर यूक्रेन से भारत आने के संघर्ष की पूरी कहानी सुनाई। बिंदु बताती है कि शाम का वक्त था। यूक्रेन के टेर्नोपिल शहर से पोलैंड बॉर्डर पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल से मुझे 2,000 रुपये में बस की टिकट मिली। बस ने बीच रास्ते में ही मुझे छोड़ दिया। तापमान माइनस में था, सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं करीब 45 किलोमीटर पैदल चलकर यूक्रेन पोलैंड सीमा के चेक पोस्ट पर पहुंची। वहां कहा गया, इंडियन आर नॉट अलाउड टू गो। सोचिए क्या बीतेगी जब आपको लगेगा कि ज़िंदगी और मौत के बीच बस यही एक रास्ता है और अगले ही पल वो भी बंद हो। बिंदु आगे बताती हैं, रात में तापमान -4 डिग्री तक चला गया था। हमारे पास न खाने के लिए कुछ था और न रुकने के लिए कोई शेल्टर था। हम लोग आग जला रहे थे, लेकिन यूक्रेन के सैनिक बार बार आग बुझा देते थे। फिलहाल बिंदु अब सुरक्षित हैं, भारत लौट आई हैं, लेकिन यूक्रेन से निकलने के अपने संघर्ष की कहानी याद कर वो आज भी सहम जाती है। पर इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने में देरी को लेकर जहां एक ओर लोगों में मोदी सरकार को लेकर खासी नाराजगी है, तो वहीं दूसरी ओर देश से बाहर पढ़ाई करने पर सवाल किए जा रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से भारत के मेडिकल के छात्र यूक्रेन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का रुख कर रहे हैं? मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भारत की महंगी फीस मुसीबत का सबब बनी हुई है, और ये एक बड़ा कारण है कि भारत के मेडिकल के छात्र विदेशों का चयन करने को मजबूर हैं। देश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1 साल की पढ़ाई का खर्च 10 से 12 लाख रुपए से शुरू होकर 22 लाख से 27 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। यानी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में MBBS करने में 1 करोड़ से ज़्यादा का खर्च होता है, जबकि यूक्रेन जैसे देशों में 22 लाख से 25 लाख रुपए में पूरा कोर्स ही कंप्लीट हो जाता है। जबकि इन देशों से प्राप्त मेडिकल की शिक्षा WHO और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है, जो स्टूडेंट्स को भारत के सरकारी संस्थानों के बाद बेहतर विकल्प के रूप में सामने आती है। NBT की वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख के मुताबिक दिल्ली मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर अरुण गुप्ता ने बताया कि देश में MBBS की करीब 80,000 सीटें हैं, जिसमें 40,000 सरकारी कॉलेजों में और लगभग 40,000 प्राइवेट कॉलेजों में है। इस बार नीट के जरिए लगभग 8 लाख स्टूडेंट्स ने यह एग्ज़ाम दिया था, जबकि पहले यह संख्या 10 लाख से ऊपर होती थी। एक तो बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिल पाता है, और दूसरी वजह यह है कि वहाँ पर लगभग 25 लाख में पूरा कोर्स ही हो जाता है, और भारत में इसके लिए 1 करोड़ तक खर्च करने पड़ सकते हैं। जहां लखनऊ के सरकारी संस्थानों में MBBS की पढ़ाई का 1 साल का खर्च 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक आता है, जिसमें ऑल इंडिया कोटा की एनुअल फीस, एडमिशन फीस,
हॉस्टल फीस जैसे सारे खर्च शामिल होते हैं, तो वहीं लखनऊ में ही एक निजी संस्थान से MBBS की पढ़ाई करने पर इन सारे खर्चों को मिलाकर 19 लाख रुपए तक एक साल में देने पड़ सकते हैं। आप इस फीस चार्ट को देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्थित एक निजी संस्था के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रकाशित अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम की फीस का विवरण है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि ट्यूशन, हॉस्टल और सिक्योरिटी जैसी तमाम चीज़ों को मिला दो तो कुल मिलाकर ये खर्च 20 लाख रुपए पहुंच जाता है। ऐसे में स्टूडेंट के लिए बेहतर संस्था का चुनाव करना तो दूर, वो उसके बारे में सोच भी नहीं पाते और महंगी शिक्षा व्यवस्था के चलते विदेश का रुख करने को मजबूर हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि ये सारा पैसा इन निजी संस्थानों की जेब में सीधे जाता हो। इसका एक हिस्सा यूनिवर्सिटी के पास भी जाता है, पर ये रकम इतनी ज़्यादा भी नहीं होती कि MBBS की पढ़ाई का एक साल का खर्च सीधे 10 लाख रुपए हो जाए। आप इस चार्ट को देख सकते हैं। ये चेन्नई की एक निजी संस्था की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित एफिलिएशन फीस का डाटा है, जिसमें संस्था की ओर से होने वाला तमाम खर्च दर्शाया गया है। जहां पर 50 सीटों के लिए लगने वाली प्रोविजनल एफिलिएशन फीस 20 लाख रुपए होती है, जिसका एक सीट का खर्च 40,000 रुपये होता है। तो वहीं CPA फीस प्रति 50 सीटों पर 3 लाख रुपए संस्था को देनी होती है, यानी कि एक सीट पर 6,000 रुपये CPA फीस के रूप में देने होते हैं। साथ ही देनी होती है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन फीस, जिसके लिए प्रति 50 सीट पर 3 लाख रुपए देने होते हैं, जिसका एक सीट का हिस्सा महज 6,000 रुपये होता है। इस पूरे खर्च को मिला दिया जाए तो संस्था को एक सीट के लिए महज 52,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। गौर से सुनिए, महज 52,000 रुपये। इसके अलावा भी संस्था को एप्लीकेशन कॉस्ट, इंस्पेक्शन फीस, प्रोसेसिंग फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसी चीज़ों का भुगतान करना होता है। और अगर इस सारे खर्च को 50 सीटों के खर्च के रूप में मिला दिया जाए तो एक सीट पर महज 2 से 2,10,000 रुपये तक का ही खर्च आता है। पर वर्तमान में भारत में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाले निजी संस्थान स्टूडेंट्स के एक साल का 10 से 12 लाख से लेकर 22 से 27 लाख रुपए तक भारी भरकम रकम ऐंठने में लगे हुए हैं। एक निजी टीवी के इंटरव्यू में यूक्रेन रशिया युद्ध पर बोलते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विदेश में पढ़ने वाले 90% मेडिकल स्टूडेंट्स नीट का एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि अभी इस मुद्दे पर बहस करने का सही वक्त नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर कहें तो मंत्री जी कहना चाहते हैं कि नीट की परीक्षा में बैठने वाले 90% लोग वास्तव में इस परीक्षा के लायक ही नहीं होते, पर फिर भी वो इस परीक्षा में शामिल होते हैं और जब असफल हो जाते हैं तो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए विदेश चले जाते हैं। पर बाद में वो इस मुद्दे पर बहस न करने की नसीहत देकर भागते हुए दिखाई दिए। पर नीट की परीक्षा में बैठने वाले ये 90% स्टूडेंट्स आखिर होते कितने हैं, क्या आप जानते हैं? क्या वास्तव में नीट की परीक्षा पास न कर पाना भी एक कारण है जिसकी वजह से मेडिकल के छात्र विदेश का रुख करते हैं? medicine.career360.com वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख के मुताबिक देश में MBBS की कुल 89,395 सीटें हैं, तो वहीं 27,948 सीटें बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की हैं। आयुष में 52,720 सीटें हैं, तो कुल 603 सीटें बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री विभाग में हैं। अब जरा गौर कीजिए, साल 2020 में नीट के एप्लीकेशन जारी किए गए थे, तब आवेदन करने वालों की संख्या 15.97 लाख थी और साल 2021 में 16.1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जबकि साल 2020 में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या थी 13.66 लाख, जिसमें से 7.71 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा क्वालिफाई भी कर ली थी। अब जरा सोचिए, MBBS, BDS, आयुष और BBSC को मिला दें तो देश में महज 1,70,666 सीटें हो पाती हैं। ऐसे में अगर इन आंकड़ों को साल 2021 में आए नीट के आवेदन के साथ जोड़कर देखें तो वर्तमान में देश में मौजूद मेडिकल की कुल सीटें उम्मीदवारों का महज 10% हिस्से को ही तैयार कर पाती हैं, जबकि 90% अभ्यर्थियों के लिए कोई सीट ही नहीं बचती। अब जरा विचार कीजिए कि जो मंत्री जी ने कहा है कि 90% आवेदनकर्ता फेल हो जाने के कारण विदेश चले जाते हैं, तो साल 2020 में 13.66 लाख उम्मीदवारों ने नीट की परीक्षा दी थी, जिसमें 7.71 लाख उम्मीदवारों ने नीट क्वालिफाई भी कर लिया था।
जो कि साल 2020 की नीट की परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या का 56% हिस्सा है। इससे एक बात तो साफ है कि मोदी सरकार के मंत्री आए दिन बिना किसी ठोस जानकारी के ही तुक्केबाजी करते हुए बेबुनियादी बयान देते रहते हैं। अब देखना ये है कि मेडिकल की पढ़ाई से जुड़े निजी संस्थानों में महंगी फीस को लेकर सरकार की ओर से क्या कोई कार्रवाई की जाती है, और अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो इसमें मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं। मेडिकल एजुकेशन की इस भारी भरकम फीस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।